लिसनिंग का पार्ट सी में वो मुझे पता है। लिसनिंग का पार्ट सी में मैंने आपको भी सर बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि सर मेरा लिसनिंग पार्ट सी में स्कोर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वाली वीडियो अपलोड करी थी, तो उसके अंदर किसी ने कमेंट किया था कि सर आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, हमेशा ब्राइट साइड दिखाते हैं, कभी आप नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते, कभी डार्क साइड नहीं दिखाते हैं कि बच्चे जो फेल होते हैं उनके बारे में नहीं बताते हैं, तो आप उनके बारे में बताएं। तो देखो, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ब्राइट साइड दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं कि बच्चे पास होते हैं, ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे और आप हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो। मैं नेगेटिविटी दिखाना नहीं चाहता हूँ। क्यों ना मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास हैं उनका रिव्यू मैं लूँ, जो बच्चे फेल हुए हैं, ताकि आप लोगों को उस चीज़ से हेल्प मिले और जो गलतियाँ उन्होंने करी हैं, जिस तरीके से उन्होंने गलतियाँ करी हैं, आप लोगों गलतियाँ ना करें और आप अपने ओईटी एग्जाम को किस तरीके से क्लियर हो सकते हैं बिना फेल हुए। तो उसी के बारे में आज इस वाले इंटरव्यू में हम लोग ने डिस्कस किया है। तो प्लीज मेक श्योर इस इंटरव्यू को आप लोग लास्ट तक देखें, डेफिनेटली आपकी इस वाली इंटरव्यू से हेल्प हो सकेगी। हेलो, हाँ जी, तो आज हमारे साथ निशा है और निशा ने जो अपना ओईटी एग्जाम है वो थर्ड अटेम्प्ट में जाके क्लियर किया है। उसमें बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है कि कोई अपना फेलियर आके सबके सामने बताए कि वो फेल हुए हैं तो कैसे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच निशा कि आप आज ये सारी चीजें बताओगे। तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निशा आपके इंट्रोडक्शन से कि आपने कहाँ से अपनी नर्सिंग करी, आप कहाँ से हैं, इन सब चीजों के बारे में बताएं ताकि थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में लोगों को पता चले। जी सर, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच। नाउ सर मेरा पूरा नाम है निशा यादव और सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ मैं प्रॉपरली। और मैंने पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ रोहतक से अपना नर्सिंग कंप्लीट किया था 2021 में। उसके बाद मेरा 1 ईयर एंड 2 मंथ्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज़ अ नर्स इन इंडिया। अच्छा, तो निशा जैसे मैंने लोगों को बता दिया कि आपके 3 अटेम्प्ट्स थे, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके 3 अटेम्प्ट्स थे, वो कैसे-कैसे आपकी प्रिपरेशन रही उन 3 अटेम्प्ट्स के अंदर और कहाँ-कहाँ से आपने करा ये सारी चीज़ें? आप इंस्टीट्यूट का नाम ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बता सकते हैं बाकी चीज़ें। हाँ सर, तो सर मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो सर 2020 में मैंने स्टार्ट कर ली थी। मैंने सोचा था कि मैं जब तक नर्सिंग कंप्लीट करूँगी, जब मैं 4th ईयर में थी तब तक मैं ओईटी क्लियर कर लूँगी अपना और फिर मैं जब मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, उसके बाद मैं अपना जो भी यूके के लिए या फिर कहीं के लिए भी मैं अपना परस्यू कर सकती हूँ। तो मैंने अपना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने एक इंस्टीट्यूट था, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है सर वो भी, तो वहाँ से मैंने कोचिंग ली। फिर सेकंड टाइम मैंने जो कोचिंग ली थी, वो कोचिंग मैंने नहीं ली थी एक्चुअली, वो मैंने सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि मेरे पास सारा मटेरियल था उस टाइम पे और मैंने सोचा था कि शायद मैं ही कहीं लैग कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी। मैंने सेकंड टाइम दिया अपना एग्ज़ाम। फिर थर्ड टाइम पे जब सेकंड टाइम पे भी नहीं हुआ तो फिर मैंने आपका यूट्यूब पे मैंने चैनल देखा था, फिर मैंने आपके थ्रू कमल अकेडमी में आई मैं। देन मैंने अपना प्रिपरेशन करा यहाँ से। अच्छा, तो मेरे को ये बताएँगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट तब आपने दिया, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने प्रिपरेशन करी, तो आपका स्कोर क्या था उसके अंदर? उसके अंदर सर मेरा सी स्कोर आया था फर्स्ट टाइम पे। सभी सारे मॉड्यूल्स में सी स्कोर था आपका? यस सर। अच्छा, और जब सेल्फ प्रिपरेशन करी, उसके अंदर क्या रहा? सेल्फ प्रिपरेशन में सर उस टाइम पे भी मेरा सी स्कोर ही रहा था ओवरऑल मेरा। अगर मैं चारों मॉड्यूल को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो। अच्छा, एंड लास्ट टाइम जब आपने हमारे यहाँ से एग्ज़ाम दिया, जो भी अपनी प्रिपरेशन करी, उसके अंदर आपका क्या स्कोर था? चारों मॉड्यूल में मेरा बी स्कोर आया है सर इस बार मेरा। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं कि आप फेल क्यों हुए? आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में फेल क्यों हुए? अब रीज़न क्या था उसके पीछे? सर फेलियर का मुझे 3 रीज़न्स मेरे को लगते हैं ऐसा। फर्स्ट मेरा प्रिपरेशन कहीं न कहीं मेरी लैग करी थी और सेकंडली एक गाइडेंस का बहुत ज़्यादा एक महत्व होता है क्लियर करने में एग्ज़ाम को। तो मेरे को वो गाइडेंस भी मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं मिली वहाँ से जो मुझे चाहिए होती है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि कमल से मिली मुझे। और शायद मटेरियल भी क्योंकि मैंने जब वहाँ पे मैंने अपना मटेरियल देखा था और यहाँ पे मैंने जब प्रिपरेशन करी मटेरियल की तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। लिसनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट था और रीडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें से मैं लैक करा मैंने 2 टाइम पे अपना। अच्छा निशा, एक मेजर डिफरेंस बता सकते हो मटेरियल, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया किस तरीके से मटेरियल में डिफरेंस है? एक मेजर अ, मटेरियल का सर उस टाइम पे जब मेरे को जो मटेरियल मिलता था तो पार्ट सी का जो लिसनिंग पार्ट होता है और लिसनिंग पार्ट का बी पार्ट होता है उसमें सर जैसे फुल सेंटेंसेस होते हैं हुँ, तीनों पार्ट्स में। तो वो वहाँ पे बस वन वर्ड आंसर्स होते थे। तो वन वर्ड आंसर में ईज़िली हमें पता चल जाता है कि क्या आंसर है उस चीज़ का और जब सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला मेरे को मटेरियल में डिफरेंस लगा कि आप आपके में जो
प्रॉपर एक ओईटी की वेबसाइट पे जो प्रॉपर हमें मटेरियल प्रोवाइड हो रखा है, वही मटेरियल हम प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जहाँ से प्रिपरेशन करी, आपका सी स्कोर आया, फिर आपने सेल्फ स्टडी का क्या सोचा? उसके बारे में बताएँ थोड़ा। सर सेल्फ स्टडी में मैंने वही मटेरियल तो मेरा वही था उस टाइम पे जो पुराना वाला मैं कर रही थी प्रिपेयर, तो वही वाला कर रही थी और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करी मैंने, बट वो क्योंकि मटेरियल ही मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल ही मेरे पास एक जेन्युइन एक मटेरियल नहीं था ओईटी प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं कहीं न कहीं उसमें भी लैग करा उसमें मैंने। तो अगर हम बात करें कोचिंग के बीच में, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और कोचिंग करते हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? कोचिंग में सर ये डिफरेंस होता है कि मतलब हमारे टीचर्स होते हैं उस टाइम पे हमें कोई डाउट होता है हमें तो हम एकदम से क्लियर कर सकते हैं टीचर्स के पास जाके और डाउट सेशंस होते हैं हमारे हर चीज हमेशा मतलब वीकली और हर 15 डेज में डाउट सेशंस होते हैं कोचिंग में और टीचर्स काफ़ी अप्रोचेबल हैं। कुछ भी डाउट होता है तुरंत ही हम पूछ सकते हैं। तो एक गाइडेंस का एक मैं मेरे को ऐसा लगता है कि रोल है सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में डिफरेंस। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि आपकी 3 महीने की जो प्रिपरेशन थी, वो कैसी थी? हमारे पास जो आपने प्रिपरेशन करी है। सर अच्छी थी कोचिंग मेरे को टीचर से जो भी गाइडेंस मुझे चाहिए था रीडिंग पार्ट ए में क्योंकि मैं रीडिंग पार्ट ए में लैग कर रही थी उस टाइम पे स्टार्टिंग टाइम पे तो मेरे को वहाँ पे कितना मेरे को स्कोर आ रहा था गाइडेंस आपका? मिला। सर स्टार्टिंग में मेरा पार्ट ए में जब मैंने स्टार्ट करा था कोचिंग तो मेरा 20 आउट ऑफ मीन्स 10 ही बन पाता था सर मेरा 10 और 11 ही बन पाता था क्योंकि मेरे को टेक्स्ट ही पता नहीं चलता था कि कौन से टेक्स्ट में जाना है क्वेश्चन पढ़ के। तो एक मैम हैं अकेडमी में ही कमल अकेडमी में ही उन्होंने फिर मुझे पर्सनल क्लास दी उस पार्ट के लिए। मुझे बताया कि कैसे-कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस पढ़ के तुम्हें स्किमिंग एंड स्कैनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे रीडिंग में पार्ट ए में। तो वो चीज़ें समझाई मुझे स्किमिंग एंड स्कैनिंग का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है हमको। उसके बाद मेरा मतलब हाइक हुआ 20 से 18 मीन्स 10 से सीधा मेरा 18 पे स्कोर आया था मेरा अच्छा, 20 में आपकी से। पर्सनल क्लास हुई थी? हाँ सर, पर्सनल क्लास हुई थी। मैम ने एक ही क्लास ली थी और एक ही क्लास में मतलब मेरा हाइक हो गया था ये 10 से 18 पे। अच्छा, और कहाँ-कहाँ डिफ़िकल्टीज़, मतलब कहाँ और कहाँ-कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आपको लगती थी, जहाँ पे आपको आज ना जॉइन करने के बाद पता चला कि हाँ, ये चीज़ें मेरी अब सही हो गई अ, यहाँ पे? हाँ, तो सर सबसे ज़्यादा मुझे रीडिंग का मैंने पार्ट ए का बताया, रीडिंग का पार्ट सी में भी मैं थोड़ा लैग करती थी, तो उसमें भी मुझे गाइडेंस मिली और लिसनिंग का पार्ट सी में वो मुझे पता है। लिसनिंग का पार्ट सी में मैंने आपको भी सर बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि सर मेरा लिसनिंग पार्ट सी में स्कोर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। मैम ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई लिसनिंग पार्ट सी में कि ऐसे-ऐसे करो तो अच्छा है क्योंकि मैम ने रिपीट करने के लिए बोला कि क्वेश्चंस को रिपीट करो, उसमें से वर्ड्स को जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको देखो। उसके बाद काफ़ी मेरा स्कोर अच्छा हुआ था लिसनिंग पार्ट अच्छा, सी का। ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर हो गई। अब मुझे बताइए कि 3 महीने के बाद फिर आपकी कैसी रही प्रिपरेशन? 3 महीने के बाद आपने क्या किया? 3 महीने की हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वैसे, है ना? 3 महीने के हाँ बाद क्या जी। हुआ? सर उसके बाद हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं और एग्ज़ाम बैच बनता है हमारा प्रॉपरली और जब एग्ज़ाम बैच बनता है तो सिर्फ़ जो एग्ज़ाम वाले बच्चे होते हैं, जो अपने 10 और 12 जितने भी बच्चे होते हैं, उसमें हमारा पर्सनली हमारे ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे कौन-सा बच्चा लैग कर रहा है और फिर हमारे डाउट सेशन भी होते हैं, एग्ज़ाम बैच के भी डाउट सेशन होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम पूछ सकते हैं अपने डाउट्स जो भी हैं और फिर एक जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो टीचर्स हेल्प करती हैं हमें वो रिज़ॉल्व करवाने के लिए भी। अच्छा, स्पीकिंग के बारे में बताएँगे एग्ज़ाम ग्रुप के साथ? स्पीकिंग में सर स्पीकिंग में भी जैसे कुछ हमें कुछ सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं, पोलाइट सेंटेंसेस पेशेंट के साथ एम्पैथी दिखानी होती है हमको, सिम्पैथी दिखानी होती है पेशेंट को और हमें ये दिखाना होता है कि हम गुड लिसनिंग कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी बातें। तो वो सब चीज़ें सेंटेंसेस कुछ-कुछ बताए कि ऐसे यूज़ करो, ऐसे यहाँ पे ये यूज़ करना चाहिए और जब हम स्पीकिंग करते हैं तो मैम सुनती हैं उस चीज़ को और फिर बाद में जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट वाइज़ हमको बताती हैं मैम कि ये यहाँ पे ऐसे बोलना चाहिए था आपको, यहाँ पे ऐसे बोलना चाहिए था। तो उस चीज़ से बहुत सपोर्ट मिलता है, चीज़ों को ठीक करने के लिए।
स्पीकिंग में। चलिए बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो अपनी ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? चाहे वो कोचिंग से कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? एक सजेशन आपकी तरफ से। सजेशन सर मैं ये दूँगी, जैसे मैंने 3rd टाइम पे अपना ओईटी क्लियर कराया है, मैंने 2 टाइम पे अपना लै मेरा फेलियर था, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी उस टाइम पे कि मतलब होगा या नहीं होगा मेरे से, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा पॉइंट आता है कि बिल्कुल अब छोड़ दूँ, अब नहीं होगा मेरे से। तो वो चीज़ें नहीं सोचनी है, मेहनत करनी है ओईटी में, मेहनत करोगे तो हो जाता है, और प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। गाइडेंस अच्छा और मटेरियल अच्छा और अपनी मेहनत, इन सब चीज़ों से ओईटी क्लियर हो सकता है। अच्छा, मैं ये मानता हूँ देखो इस, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम देते हो जो कि ₹35,000 का है और आप 2 बार देके उसको फ़ेल होते हो, मतलब 70,000 आपके वहाँ पे वेस्ट हो गए। फिर आप थर्ड टाइम किसी पे ट्रस्ट करके जाते हो इस चीज़ को लेके कि चलो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, एक बार और एग्ज़ाम देती हूँ, और थर्ड बार फ़ेल होने का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाएँगे ना, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। यस तो सर। आप जैसे मुझे बता रहे हो इस चीज़ के बारे में, तो कहीं भी आपको हेल्प मिली ह मतलब मेरी मेरी जो टीम है उसकी तरफ से, कि जब आप थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे थे, जिस वक़्त आप एकदम लो मोटिवेटेड फ़ील कर रहे थे या फिर विद लो कॉन्फिडेंस आप गए थे, तो कुछ टीम ने हेल्प करी उस चीज़ के अंदर आपके? सर मेरे को ये था, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी सर। मैं मैम को तो मैंने तंग ही कर दिया था कि मैम क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, सर मैं पर्सनली अब सबके वही है। पर हर एक टीचर का कहीं न कहीं रोल था मेरे को मोटिवेट करने में। भले ही वो स्पीकिंग के टाइम पे हो, भले ही वो रीडिंग के टाइम पे हो, भले ही वो लिसनिंग के टाइम पे हो। और लास्ट में मैंने पर्सनली, एक मैम है, उनसे मैंने बात करी थी, उसके बाद तो मुझे मतलब इतना एंथुसियाज़्म मिल गया था, इतना मैं मोटिवेट हो गई थी कि यार अब तो हो ही जाएगा। और मैंने अपना डिमोटिवेशन बताया था कि हाँ, यहाँ पे मतलब मैं 2 बारी क्लियर नहीं कर पाई हूँ, होगा या नहीं। तो मैम ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उस टाइम पे कि कोई बात नहीं, इस बार होगा, ऐसे करके। और होप नहीं निशा, छोड़नी चाहिए। सही बात है, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि जब आपका मैं स्कोर देखता हूँ, आपने सीधा सी से सी प्लस भी नहीं, सीधा बी पे जंप किया है, राइट? जी आपके सर। अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, अब तो आपके घर वाले भी काफ़ी खुश होंगे कि चलो फाइनली बच्चे का जी। एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, नहीं? यस मेरे सर। पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी स्पीकिंग एकदम खराब थी, है ना? वो बच्चे स्पीकिंग के अंदर 370, 380 लेके आते हैं, तो मेरे को खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि चलो कहीं न कहीं मैं एक रीज़न बन रहा हूँ। चाहे अब मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, इट्स प्योर योर हार्ड वर्क, राइट? इट्स योर हार्ड वर्क, टोटली। पर कहीं न कहीं 1% अगर हमारी गाइडेंस आप लोगों की हेल्प करती है चीज़ें अचीव करने में, तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। हाँ, यस सर। सही बात है कि नहीं निशा? और यस सर। होपफुली जो भी अपना ये इंटरव्यू है, जो अपनी बातें हुई हैं यहाँ पे लोग देखेंगे, जो बच्चे फेल होते हैं ओईटी के अंदर उनको एक एक वो मिलेगा कि एक बूस्ट मिलेगा कि नहीं हम भी पास हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि मैं फेल हो रहा हूँ, आगे भी मैं फेल होऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनिटली आप अपना एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ। यस है सर। कि नहीं? यस सर। तो थैंक यू यस। सो मच निशा, आप आए, सारी चीज़ें आपने बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते थे कि एक ऐसा स्टूडेंट लेके आओ जो बच्चा एग्ज़ाम फेल, जिस बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, जो बच्चा फेल हो गया उसके बारे में बताएँ। पर मैं चाहता था कि मैं उस बच्चे को लेके आऊँ जो फेल होके पास हुआ है, मतलब जो गिर के उठा है, ताकि लोगों को मैं अपनी हमेशा अपनी तरफ से पॉज़िटिव देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ यस पे जो सर। मैंने फेलियर की स्टोरी बताई है, इसके अंदर भी एक पॉज़िटिविटी है ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच निशा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।